कहानी की शुरुआत में हमें रिको को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ ही नेट के साथ एबिस की फर्स्ट लेयर को एक्सप्लोर करके रेलिक्स कलेक्ट करने में आई होती है। दोनों साथ में पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं पर बाद में अलग अलग डायरेक्शंस में काम करने लगते हैं। गुफा को एक्सप्लोर करते हुए रिको को काफी सारे रेलिक्स मिल जाते हैं। सभी रेलिक्स को पीठ के ऊपर लाद कर नेट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कितना भारी है ये, मुझे नेट की हेल्प चाहिए, मैं ऐसे अकेले नहीं उठा सकती। थोड़ा आगे पहुंचते ही रिको की नजर नेट पर पड़ती है जो कि नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा होता है और क्रिम्सन स्प्लिटर जो नाम का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर धीरे धीरे नेट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। इसे खाने के लिए नेट को जगाने के लिए रिको अपने विस्र बचा देती है। इस मॉन्स्टर का ध्यान नेट से हटकर रिको पर चबा जाता है। रिको अपनी जान बचाकर इससे भागने लगती है। स्प्लिट जॉ इस पर अपनी पूंछ से हमला करता है। इसका ये रेलिक्स वाला बैग नीचे गिर जाता है। रिको बैग की परवाह नहीं करती। रिको बस अपनी जान बचाकर दूर भागने लगती है और थोड़ी आगे जाते ही डेड एंड आ जाता है। आगे ये क्रिम्सन स्प्लिट जॉ होता है और नीचे एक गहरी खाई होती है। तभी पेड़ों के बीच में से एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। ये हमला सीधा स्प्लिट जॉ को लग जाता है। ये क्रीचर यहाँ से भाग जाता है। रिको बच जाती है। इन्वेस्टिगेट करते हुए रिको उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ से वो हमला आया था और यहाँ इसी एक अजीब सा रोबोट बॉय मिलता है जो कि बेहोश पड़ा होता है। ये कौन है? क्या वो हमला इसी ने किया था? रिको इस रोबोट बॉय को अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में इसकी मुलाकात नेट से हो जाती है जो कि इससे पूछता है कि भाई ये कौन है, इसको उठा लाई तू? ये मैं नहीं जानती, ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला और तुम जानते हो इसी ने हम दोनों की जान बचाई है। इस रोबोट बॉय को बेलचेरो ऑर्फनेज ले आते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। नेट और इसके दोस्त एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। शिगी जानबूझकर अपनी किताब को नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से डायरेक्टर का ध्यान इसकी तरफ चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर रोबोट बॉय को चुपके से अंदर ले आते हैं। अगले दिन क्लास में डायरेक्टर सभी बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है और बताता है कि इन्हें अपनी विशेष मिलने पर ग्रेटफुल होना चाहिए। इसके बाद हम इंस्ट्रक्टर जीरो को देखते हैं जो कि रिको से इसके रेलिक और नेट को बचाने वाले इंसिडेंट के बारे में पूछने लगते हैं। एक मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ गया था पर मैंने उसे धूल चटा दी। दरअसल मैं एबिस के और गहराई में जाना चाहती हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती हूँ ताकि सबसे बेहतरीन केव डाइवर बनकर अपनी माँ को बचा सकूं। रिको की मॉम का नाम लीजा होता है और सबसे हाई रैंकिंग डाइवर्स में से एक होती है पर आज से 10 साल पहले गायब हो चुकी है। रिको तुम्हारी करंट एबिलिटी सफेद भी नहीं हुई है। सिर्फ 400 मीटर से वापस ऊपर आते वक्त ही तुम्हारी हालत खराब होने लगती है। तुम्हें ये बेकार की जिद छोड़ देनी चाहिए, मेहनत करती रहो। ये सुनकर रिको इमोशनल हो जाती है क्योंकि अभी इसे बहुत ज्यादा समय लगेगा एक एक्सपर्ट केव डाइवर बनने के लिए। तभी इसके दोस्त इसके पास आते हैं और ये सब लोग उस रोबोट बॉय के बारे में रिको से पूछने लगते हैं कि भाई क्या करना है इसका। और रात होते ही रिको और इसके सभी दोस्त रोबोट बॉय को जगाने की कोशिश करते हैं। उसे हाई वोल्टेज शॉक देते हैं। भाई या तो ये उठ जाएगा या दुनिया से ही उठ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। पर शॉक लगते ही ठीक हो जाता है। अपने आंखें खोलता है और अपने आसपास हैरानी से देखने लगता है। मैं कहाँ हूँ? रिको और इसके दोस्त इसे बताते हैं कि इस वक्त ये ऑर्फनेज में है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग फ्यूचर केव डाइवर्स बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। रिको इससे बहुत सारे सवाल पूछती है कि भाई तुम कौन हो और आए कहाँ से हो। पर इस रोबोट बॉय को कुछ भी याद नहीं होता है। इसे ये भी मालूम नहीं होता है कि ये खुद है कौन। जल्दी इसे छुपा दो, मास्टर जीरो यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे लगता है उन्हें शक हो गया है। तभी जीरो रूम इंस्पेक्ट करने यहाँ पर पहुंच जाता है पर ये रोबोट बॉय अपने एक्सटेंडेबल आर्म्स का यूज करता है और एक ऐसी जगह चो बजाता है जहाँ जीरो की नजर नहीं पहुंच पाती है। जीरो बिना कुछ नोटिस किए यहाँ से चला जाता है। मैं आखिर रहूं क्या? मैं हूँ कौन? रिको वापस आती है। आज से तुम्हारा नाम रेग होगा। रिको रेग को ऑर्फनेज से बाहर लेकर जाती है और एक ऊंची सी जगह कर जाते हैं। यहाँ से इनका पूरा गाँव दिखाई दे रहा होता है जिसका नाम है सी ऑफ अर्थ। ये पूरा गाँव एबिस के आसपास बसा हुआ है। तभी सूरज उगना शुरू हो जाता है और पूरा शहर रोशनी से भर जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। कितना खूबसूरत है ना ये सब। मैंने कभी तुम्हारे जैसा कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है तुम एबिस के सबसे नीचे वाले लेयर से आए होगे। पर रेग लगातार बस इस एबिस को घूरता जा रहा था और इसकी विशालता को देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन रिको और इसके सभी दोस्त ऑर्फनेज में रखे हुए रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। यहाँ एबिस से रिकवर किए गए लगभग एक रेलिक और डिस्कवरी की जानकारी मौजूद होती है। सर्च करने के बाद भी इन्हें रेग जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। तुम शायद पहले ह्यूमनॉइड इंसान हो। रेग ये सुनकर रिको को घबरा जाती है और इसे लगता है कि अपर लोगों को रेग के बारे में पता चल गया उस शायद इसे रिसर्च के लिए यहाँ से ले जाएंगे या फिर हो सकता है कि ये दुनिया वाले रेग को एक खतरे के तौर पर दिखें और इसे चांद से मार दिया जाएगा। सभी लोग मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। प्लान ये होता है कि रेग को एक नॉर्मल ऑर्फन की तरह ऑर्फनेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि किसी को भी इस पर शक ना हो। अगले दिन रेग ऑफिशियली ऑर्फनेज का दरवाजा खटखटाता है और जीरो से मिलता है। जीरो दरवाजा खोलता है और रेग को देखता है। बच्चे तुम कौन हो? कहाँ से आए हो तुम? जीरो इससे बहुत सारे सवाल पूछता है पर रेग किसी तरह से इसके सारे सवालों का जवाब दे देता है और जीरो को इसके ऊपर शक नहीं होता और इसे ऑर्फनेज के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। रेग भी ऑर्फनेज का एक हिस्सा बन जाता है। रेग भी एक केव डाइवर बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है और इसे सबसे नीचा रैंक यानी कि बेल विसल रैंक दे दिया जाता है। इन सभी डाइवर्स को इनके लेवल्स के हिसाब से बेल्स दी जाती हैं। पर रेग देखता है कि दूसरे बच्चे हर रोज एबिस के अंदर जाते हैं पर खुद अभी नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि एबिस में जाने के लिए इसके पास रेड विसल नहीं है। एक दिन रेग और रिको एबिस की एंट्री के पास खड़े होते हैं। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ जमा हो रखी होती है क्योंकि कुछ केव रेडर्स एबिस को एक्सप्लोर करके वापस ऊपर आ रहे होते हैं। रिको की नजर एक आदमी पर पड़ती
जाती है जिसका नाम हाबो होता है। ये और इसकी पूरी टीम एबिस के सेकंड लेयर से वापस आए होते हैं। तभी हाबो एक व्हाइट विसल और कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स को एक ऑफिसर को दे देता है। तभी बीड की नजर इस व्हाइट विसल पर जाती है। अभी ये तो व्हाइट विसल है। वो तुमने सही कहा, ये तो एलिजा तो एनाइलेटर की है। ये विसल ही तो है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? पर रिको बताती है कि लाइजा मेरी मॉम का नाम है। रिको की मॉम उन लेजेंडरी व्हाइट विसल्स में से होती है जिन्हें पूरे विलेज में रिस्पेक्ट दी जाती है। कुछ समय के बाद पूरे शहर में ये फेस्टिवल लाइजा के व्हाइट विसल की वापस लौटने की खुशी में मनाया जा रहा होता है। यहाँ पर रिको इसी व्हाइट विसल को देख रही होती है। पिछले दिन जब हाबू ने इस विसल को रिको को दिया था, उसे लेने से इनकार कर देती है और बोलती है कि भाई आखिर ये एक व्हाइट विसल है और ये बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं रख सकती। पर हाबू के समझाने पर रिको इसे रख लेती है और इसी दौरान हाबू इसे बताता है कि लाइजा के द्वारा लिखा गया एक डॉक्यूमेंट भी मिला है और 2 दिनों के बाद तुम्हें वो दिखाई जो रिको पूरे शहर में फेस्टिवल चल रहा होता है। पर रिको यहाँ पर अकेली बैठी होती है। तभी जीरो इसके पास आता है। तुम्हारे आई साइट में कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, एबिस के कर्ज की वजह से है। तुम्हारी मॉम जब एबिस के चौथी लेयर की एक्सपीडिशन पर गई थी तो उसके पेट में तुम थी। ये एक्सपीडिशन पूरे 10 महीनों तक चली थी और उस जर्नी के दौरान ही तुम्हारा जन्म हो गया था। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और तुम्हारा जिंदा बचना इम्पॉसिबल माना जा रहा था। इसी वजह से लाइसा ने एक कर्स रिपेलिंग नाम के एक रेयर रैलिक का यूज किया था और उस रैलिक की मदद से तुम्हें सही सलामत जमीन पर लेकर आया गया था। अगर लाइसा चाहती तो तुम्हें छोड़कर उस रैलिक को बेचकर जिंदगी में दोबारा कभी भी एबिस के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और उसने रैलिक से ज्यादा तुम्हें जरूरी समझा। रिको लाइसा के लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी थी। ये सारी बातें सुनकर रिको खुश हो जाती है और इसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि मैं अभी एक दिन अपने मॉम की जैसी बनूंगी। उसी रात रिको को परमिशन मिल जाती है ये उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देख सके जो कि हाबो को सेकंड लेयर से मिले थे, जो कि इसकी मॉम के थे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एबिस की गहराइयों में मिले गए कई सारे नए नए फीचर्स की ड्राइंग होती है। लेकिन तभी रिको की नजर एक ड्राइंग पर जाती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। ये तो रेग है। इस ड्राइंग में एक ह्यूमनॉइड फिगर बना हुआ होता है जो कि काफी हद तक रेग की जैसा दिख रहा होता है। और तब इनकी नजर एक कागज पर जाती है। इस कागज के ऊपर लिखा होता है कि एबिस की गहराइयों में मैं इंतजार कर रही होंगी। मुझे मेरी मॉम को ढूंढना होगा, मुझे भी एबिस के बॉटम में जाना होगा, मुझे मॉम को ढूंढना होगा। रिको अपने दोस्तों से इस बारे में बात करती है और सभी को बताती है कि नीचे एबिस में जाएगी ताकि अपनी माँ को ढूंढ सके। ये सुनकर नेट का दिमाग खराब हो जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्या रिको? एबिस में जाना कोई मजाक की बात नहीं है। रिको क्या तुम पागल हो चुकी हो? अगर तुम ज्यादा नीचे चली गई तो वापस नहीं आ पाओगी। क्या तुम्हें कर्स ऑफ द एबिस के बारे में नहीं मालूम? तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। चुप करो। जैसे जैसे कोई इंसान एबिस की गहराइयों में जाता रहता है उसके लिए वापस आना उतना ही सारा डेंजरस हो जाता है। सेकंड लेयर से ऊपर आने पर नौजिया और चक्कर आने लगते हैं। तीसरे लेयर से ऊपर आने पर तुम्हारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चौथे लेयर से ऊपर आने पर तुम्हारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं और तुम बेहोश हो सकती हो। और अगर तुमने 5वीं लेयर से सिर्फ 10 मीटर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश भी की तो तुम्हारे शरीर के हर एक छेद से खून आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी और तुम्हारे शरीर के ऊपर अनगिनत कर्स आ जाएंगे। इसलिए जो भी लोग बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं वो अक्सर कभी वापस नहीं आ पाते। तुम चुप हो जाओ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मुझे माँ को ढूंढने के लिए एबिस के अंदर जाना ही होगा। अगले दिन रेक अपनी पहली ऑफिशियल डाइव पर जाता है और अब इसे रेड विसल रैंक मिल चुकी होती है। नेट भी इसके साथ होता है। दोनों पहली लेयर पर एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं। रेक मिट्टी खोदना शुरू करता है। अरे नहीं नेट, मिट्टी नहीं पत्थर खोदो। पत्थर पत्थर के नीचे रेलिक्स बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। रेक अपने हाथों से ही एक बहुत बड़े पत्थर को उठा देता है और इसके नीचे से एक अजीब सा सॉफ्ट सा रेलिक मिल जाता है। एक्सप्लोरेशन के दौरान रेक को एक पुराना स्केलेटन मिलता है। ये क्या है? अगर ज्यादा नीचे चले गए ना तो तुम्हारा हाल भी यही हो जाएगा। रेक के बच्चे देख लो इसको, देख ले, वो तो इंसान था इसलिए इसकी हड्डियां हैं, तुम्हारी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। रेक डर जाता है। रेक नेट को बताता है कि मैं रिको के साथ अब इसके अंदर जाना चाहता हूँ। शायद मुझे रिको के साथ इसके अंदर जाना चाहिए। शायद मुझे मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शायद मैं नीचे से ही आया था पर अगर मैं उसके साथ नीचे जाता हूँ तो मुझे खुद के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर अब नेट को भी गुस्सा आ जाता है कि पहले रिको और अब ये नेट भी नीचे जाने की बात कर रहा है, ये भी मरेगा साला। और नेट गुस्से में यहाँ से चला जाता है। उसी रात ऑर्फनेज में रिको सभी को बताती है कि रेग और मैं सुबह होने से पहले यहाँ से निकलने वाले हैं और शी की इनकी हेल्प करने के बारे में डिसाइड करता है। डायरेक्टर के पास से एबिस का एक मैप चुरा कर लेकर आता है जिसमें अब तक डिस्कवर की गई सभी लेयर्स की जानकारी होती है और रिको और रेग को एक एक लेयर के बारे में बताना शुरू करता है। टोटल 6 लेयर्स होती हैं और 6th लेयर से आगे जाने वाले लोग कभी भी वापस नहीं आ पाए। चिकी बताता है कि 4th और 5th लेयर तक जाने की परमिशन सिर्फ ब्लैक वेसल्स वाले केव डाइवर्स को होती है। 6ठी लेयर तक बहुत कम ही केव डाइवर्स पहुंच पाते हैं। मुझे लगता है मॉम 6th लेयर पर ही होंगी, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ये सुनकर रिको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और नेट इसे दोबारा से कहता है कि तुम पागल हो चुके हो रिको, अगर तुम नीचे चली भी गई तो वापस ऊपर कभी नहीं आ पाओगी। इतने एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स भी ऊपर नहीं आ पाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी मॉम को मरे हुए 10 साल हो चुके हो, इसी वजह से हो कभी वापस ऊपर नहीं आ पाई। वैसे भी इतने समय तक एबिस की बॉटम में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है, तुम्हें सारी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। ये बात सुनकर रिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना कुछ कहे रोते हुए यहाँ से चली जाती है। आधी रात को रिको चुपचाप ऑर्फनेज छोड़कर जाने लगती है और दूसरी ओर रेक अपने दोस्तों को गुड बाय कहना चाहता है पर नेट केरोम के पास जाता है इसे आखिरी
बार अलविदा कहने के लिए और नेट सो रहा होता है और तभी ऑर्फनेज से बाहर निकलते वक्त जीरो इसे देख लेता है। कहाँ जा रहे हो बच्चे? लगता है मुंह पकड़ा गया, पर जीरो सरप्राइजिंगली इसे रोकता नहीं है। रिको का ख्याल रखना बच्चे। जीरो को पहले ही सब कुछ समझ आ चुका होता है कि लोग क्या करने वाले हैं, इसी वजह से रेक को चाबी देता है। आपका शुक्रिया। कुछ समय के बाद रिको, रेक और शिकी एक जगह पर एक साथ मिलते हैं जहाँ पर नेट भी इनका इंतजार कर रहा होता है। इसने फेस बदला होता है। नेट रिको से माफी मांगता है। रिको मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया। तुम्हारी मॉम जिंदा होगी, देख लेना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेट तुम्हारा शुक्रिया। नेट और शिकी इन्हें एबिस के अंदर बेचने के लिए इन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं होते और अब इन चारों के एक दूसरे को अलविदा कहने का समय आ चुका होता है। और रिको नेट से कहती है कि मैं नहीं जानती कि हम दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं, पर हम हमेशा तुम्हें अपने मन में याद रखेंगे। नेट प्लीज तुम रो मत, हम बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। रिको प्लीज जल्दी आ जाना। नेट और शिकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रिको और रेक एबिस के अंदर चले जाते हैं। रेक रिको को पकड़ता है और अपनी एक्सटेंडेबल आर्म का यूज करके तेजी से नीचे जाने लगते हैं। कुछ समय के बाद इन्हें नीचे एबिस के अंदर होश आता है। दिखती है कि रेक ने अपने एक्सटेंडेबल आर्म्स का यूज करके इनके आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था ताकि ये लोग सुरक्षित रहें। हे जाग जाओ, हम नीचे आ चुके हैं। ओह अरे हाँ, हम नीचे आ गए। गुड मॉर्निंग रिको। दोनों उठ जाते हैं और पहले लेयर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। रिको बताती है कि इस जगह को एज ऑफ द एपिस कहा जाता है और इस वक्त ये लोग सरफेस से 600 मीटर की गहराई में होते हैं। कुछ देर बाद दोनों को भूख लगने लगती है। कुछ मछलियों को पकड़ लेते हैं और रिको इन्हें मस्त पकाती है और रेक को इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अपने आगे के सफर की तैयारी करना शुरू करते हैं। रिको रेक को एक कंपास दिखाती है। ये कंपास रिको के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है और रेक देखता है कि इस कंपास की नीडल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। अरे ये क्या, किसी जितना भी हिलाओ ये तो हिलता ही नहीं। कंपास को हिलाते हिलाते उसके हाथ से छूट जाती है और पानी के साथ झरने से नीचे बह जाती है। अरे यार, मेरा कंपास, गलती हो गई। तभी रेक इसे एक लेटर दिखाता है जो कि ऑर्फनेज को छोड़ने से पहले किसी ने इसकी बैग के अंदर रख दिया था। इन एलाइजा की सभी ड्राइंग्स की कॉपीज मिलती हैं और इस एबिस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी भी होती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक नोट भी लिखा हुआ होता है। ये नोट जीरो ने लिखा होता है और सूरज उगने से पहले तुम दोनों वापस नहीं आए ना तो तुम्हें ढूंढ कर पकड़ कर हमेशा के लिए ऑर्फनेज के अंदर बंद कर दूंगा। ये पढ़ते ही नीडी को समझ जाती है कि भाई इनके पास ज्यादा समय नहीं है। हमें जल्दी से जल्दी सेकंड लेयर में जाना होगा। रेड वेसल्स सेकंड लेयर के नीचे चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो लोग मर चुके हैं और उनकी तलाश बंद करती जाती है और नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। पर नीचे उतरते हुए सिल्क फैंग नाम की एक डेंजरस स्पाइडर क्रीचर से इनका सामना हो जाता है। ये लोग गलती से इसके इलाके में पहुंच जाते हैं। ये स्पाइडर काफी विशाल और खतरनाक होता है। रेक इसका सामना करता है। रेक, ये जो सिल्क फैंग होते हैं ना, ये अपने इलाके को छोड़कर नहीं चाहते। हम इसके जानों का यूज कर सकते हैं। यहाँ से नीचे उतरने के लिए दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं और किसी तरह से इससे पीछा छुड़ाकर पहली लेयर के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं और इन्हें अपने सामने सेकंड लेयर की एंट्रेंस दिखाई देती है। इस लेयर को फॉरेस्ट ऑफ टेम्पटेशन कहा जाता है। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े पेड़, हरियाली और अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। काफी समय तक चलने के बाद दोनों आराम करने लगते हैं पर तभी रेक को झाड़ियों के अंदर से एक अजीब सी हरकत महसूस होती है। रेक को लगता है कि वहाँ पर कोई था और इसका पीछा करने के लिए दोनों जल्दी से नीचे उतरने लगते हैं। रेक अपने एक्सटेंडेबल आर्म्स का यूज करता है और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं पर इन्हें समझ में आ जाता है कि जो इनके ऊपर नजर रख रहा था वो काफी ज्यादा तेज है। वो इनके सामने आ जाता है। जी हाँ गाइस, ये बंदा वही होता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तुम तो एबिस के बॉटम से आए हुए लगते हो, किसी खजाने से कम नहीं। बच्चों, दरअसल नेट और शिकी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं तुम दोनों की हेल्प करूं सेकंड लेयर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए और हुबोल आपकी खिदमत में हाजिर है। ये सुनकर रेक को काफी ज्यादा राहत मिलती है कि अब ये लोग आसानी से सेकंड लेयर तक तो कम से कम पहुंच ही जाएंगे। पर रिको हाबू को मना कर देती है और बोलती है कि हमें इस जर्नी को खुद परफॉर्म करना है और किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती है, सब कुछ खुद करना चाहती है। हाबू भी इसकी इस रिक्वेस्ट को मान जाता है और इसे फोर्स नहीं करता। जाने से पहले हाबू इसे कुछ मेडिसिन और स्टीम पंप्स दे देता है जो कि सफर में की काम आएंगी। पर जाने से पहले इन्हें एक वार्निंग देता है। मेरी रिपोर्ट को ध्यान से सुनो। सेकंड लेयर के अंदर सीकर कैंप है, वहाँ ओजिन रहती है और ओजिन वही व्हाइट वेसल है जिसने लीजा को ऊपर पहुंचाने में हेल्प की थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था रिको। पर ओजिन से सावधान रहना। हाबू वापस चला जाता है और दोनों इसे गुड बाय कहकर सफर को जारी रखते हैं। कुछ देर बाद ये लोग ऑफिशियली सेकंड लेयर के अंदर पहुंच जाती है। इस पॉइंट के बाद इन्हें ढूंढने के लिए किसी सर्च पार्टी को नहीं भेजा जाएगा और यहाँ से इनके असली सफर की शुरुआत हो जाती है। फॉरेस्ट ऑफ टेम्पटेशन में आगे बढ़ते हुए दोनों आसपास की हरियाली और ताजी हवा को नोटिस करते हैं। रिको रेको यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में बताती है और समझाती है कि ये जगह नेविगेशन में कैसे हेल्प करती है। और तभी अचानक इन्हें किसी की हेल्प की आवाज सुनाई देती है। दोनों इस आवाज की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। एक खुली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक कीव डाइवर पड़ा हुआ होता है और इसके ऊपर एक बड़ा सा ये पोकेमोन जैसा क्रीचर बैठा हुआ होता है। रेक इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसे डाइवर की जान बचा सके पर तभी रिको इसे रोक देती है। रुको, ये कॉप स्वीपर है। ये क्रीचर्स उन लोगों की आवाजों की नकल करते हैं जिन्हें ये ऑलरेडी मार चुके होते हैं। ये लोग अपने शिकार की आवाज का यूज करते हैं और उन्हें अपने इलाके में ही बुलाने लगते हैं और जो भी इनकी हेल्प करने के लिए चाहता है उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं। वो आवाज इसी क्रीचर ने निकाली थी। वो मर चुका है रेक।
अब हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी अचानक से एक दूसरा कॉप स्वीपर यहाँ पर आ जाता है और रिको को हवा में उड़ा ले जाता है। ये देखकर रेग बुरी तरह से घबरा जाता है और रिको को उड़ाकर अपने घोंसले की तरफ ले जाने लगता है ताकि इसे अपने बच्चों को खिला सके। और यहाँ बहुत सारे कॉप स्वीपर्स आ जाते हैं और रेग पर एक साथ हमला कर देते हैं। रेग पैनिक कर जाता है और मजबूरी में अपनी हाथ पर मौजूद इस पावरफुल कैनन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है, जिसकी वजह से कई सारे कॉप स्वीपर घायल हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, आसपास का बहुत सारा इलाका इस अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर रिको बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। रेग जल्दी से इसके पास जाता है और जमीन पर गिरने से पहले ही रिको को पकड़ लेता है और इसे लेकर एक सेफ जगह पर जाता है। उस कॉप स्वीपर ने रिको को ज्यादा ऊपर भी नहीं उड़ाया था, लेकिन इसके बावजूद एबिस के कर्स की वजह से रिको की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसे होश आता है और रेग से इसके कैनन के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि ये तबाही तुमने मचाई है क्या? ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था भाई। और रिको इस हमले का नाम इंसिनरेटर रख देती है। ये हमला मैंने मजबूरी में किया था। वो तो किस्मत थी कि वो ब्लास्ट की गलती से। तुम्हें नहीं लगता है रिको, अगली बार मुझे इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होगा, वरना तुम भी चोटिल हो सकती हो। पर इस हमले की वजह से रेग थकावट की वजह से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी के दौरान रेग एक बुरा सपना दिखता है जिसमें कॉप स्वीपर्स रिको को खा रहे होते हैं। रेग घबरा जाता है और जल्दी से उठ जाता है। तुम जा गए? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम इस पावर को काबू कर सकते हो, इतना डरने की जरूरत नहीं है। रिको पत्थर के स्लैब्स के ऊपर उन कॉप स्वीपर के मीट को पकाती है। रेग इसे खाता है और रिको कहती है कि जो क्रीचर्स इंसानों को खाते हैं आज उन्हीं का चिकन तंदूरी बन चुका है। और बोलती है कि इस एबिस में लाइफ इसी तरह से चलती है। यहाँ हर क्रीचर किसी न किसी का शिकार बनता है और यही नेचर की फूड साइकिल है। कुछ देर तक आराम करने के बाद दोनों दोबारा से अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं, पर इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला होता है। रेग अपने आर्म्स का यूज करके रिको को लेकर आगे बढ़ता है। दोनों धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाने लगते हैं और चलते चलते ये दोनों एक ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां चारों ओर उलटे उगे हुए पेड़ दिखाई देते हैं। रिको बताती है कि इस जगह को इन्वर्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है। कुछ समय के बाद तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से रेग को अपने हाथों को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। दोनों संभल संभल कर आगे बढ़ते हैं और तभी अचानक से लाल आंखों वाले कुछ बंदरों का झुंड इन दोनों को देख देता है और ये सभी बंदर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रेग अपने हाथों का यूज करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए रिको और खुद की जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। काफी समय तक पीछा करने के बाद ये बंदर इनका पीछा छोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद रिको और रेग सेकंड लेयर के आखिर में बने सीक्रेट कैंप पर पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही रेग अपने हाथों का यूज करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, कोई अचानक से इसके हाथों को बीच में ही पकड़ लेता है और तभी रेग अपने सामने एक औरत को देखता है और यही ओजिन है, जिसके बारे में ओबो ने इन्हें बताया था। तभी ऊपर से एक बड़ा सा पुल नीचे गिराया जाता है, जिसकी मदद से रिको और रेग सीक्रेट कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं। पर इतनी गहराई दिखाने की वजह से रिको की हालत बहुत ही सारा खराब हो जाती है और उल्टियां करने लगती है। ओजिन ने अपने साथ अंदर लेकर जाती है। ओजिन रिको से इसकी मॉम लाइजा के बारे में बात करना शुरू करती है और बताती है कि लाइजा सिर्फ एक बेहतरीन केव डाइवर ही नहीं थी, बल्कि मेरी बहुत अच्छी साथी भी थी। रिको ये सुनकर खुश हो जाती है और ओजिन रिको और रेग की विसल्स को देखती है और बोलती है कि भाई अभी तो ये बस रेड विसल्स हैं, तुम लोग अभी नोबड़े हो और इन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना होगा। ओजिन इन्हें आराम करने के लिए कहती है और बोलती है कि आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और इनकी आप ही की कहानी कल सुनेगी। ओजिन यहाँ से चली जाती है। ओजिन के जाने के बाद एक लड़का यहाँ पर आता है और अपना इंट्रो देता है। ये बताता है कि इसका नाम मारुल्क है। यहाँ गाइस ये लड़का है, हालांकि इसने लड़कियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। हेलो, मेरा नाम मारुल्क है और आज से मैं आपका केयरटेकर हूँ। ओजिन मारुल्क से कहती है कि अभी के लिए इनका ख्याल रखना और इन्हें ब्लू विसल्स दे दो। ओजिन इन्हें ब्लू विसल्स दे देती है और बोलती है कि अगर लोगों ने तुम्हें सेकंड लेयर में एक रेड विसल के साथ देख लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। ओजिन रिको का व्हाइट विसल भी अपने पास रख लेती है और बोलती है कि जब तक मैं कैंप में हूँ तब तक ही मेरे पास रहेगा। रिको और रेग मारुल के साथ घुल मिल जाते हैं और इसके साथ दोनों की दोस्ती हो जाती है। मारुल को बताता है कि मैं बचपन से ही ओजिन का अप्रेंटिस हूँ और बताता है कि मैं छोटी उम्र में ही एक ब्लू विसल बन गया था क्योंकि मैं ओजिन के द्वारा ट्रेन हो रहा था। मारुल इन दोनों को पूरा कैंप घुमाता है पर इन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाता है जो कि अंदर से खोखला था और इसी के अंदर पूरा सीकर कैंप बनाया गया होता है। कैंप दिखाने के बाद मारुल इनके लिए खाना बनाता है और रिको नहाने चली जाती है। खाना खाते हुए मारुल इनसे कहता है कि तुम कुछ और दिन तक यहाँ पर क्यों नहीं रहते हो, थोड़े दिन और रुक जाओ और तीनों साथ मिलकर एबिस को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम साथ में जाएंगे, तुम चलोगी ना? ये सुनकर रिको को भी अच्छा लगता है पर इसकी देव मना कर देती है। मैं भी चाहती हूँ पर मुझे अपनी मॉम को ढूंढने के लिए एबिस के बिल्कुल बॉटम में जाना होगा। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, प्लीज मुझे माफ कर देना। मारुल भी इस बात को मान जाता है। रात को सभी लोग सो जाते हैं। कुछ समय के बाद रिको की नींद खुल जाती है और वॉशरूम ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी रास्ते में इसकी नजर एक अजीब सी क्रीचर पर पड़ती है जो कि धीरे धीरे इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। रिको घबरा जाते हैं और वापस अपने कमरे में जाकर सोने लगते हैं। इसे समझ ही नहीं आता कि भाई वो था क्या। रिको इतनी ज्यादा डर जाती है कि बेड पर सुसु कर देती है और इसके बारे में अगले दिन इन दोनों को बताती है कि मैंने एक बहुत बड़ा क्रीचर देखा था जिसका सर नहीं था। पर इन दोनों को इसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। तभी ओजिन यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को एक कमरे में निकल जाती है। रास्ते में ओजिन रिको से कहती है तुम्हारी मॉम का वो व्हाइट विसल सरफेस तक आ चुका है, इसका यही मतलब है कि तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं
नहीं बची होंगी बच्ची, तुम्हें उन्हें ढूंढने के सपने छोड़ देने चाहिए। और रिको इस बात के लिए मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, वो जिंदा है, और इसे उसी लेटर को दिखाती है जो कि सेकंड लेयर पर मिला था। ये देखिए, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो जिंदा होगी। और ओजिन बताती है कि लाइसा का ये लेटर और ये व्हाइट विसल इसने खुद फोर्थ लेयर में बनी एक कब्र के अंदर से निकाला था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लेटर में जो हैंडराइटिंग है वो लाइसा की नहीं है। ये सुनते ही रिको का दिल टूट जाता है। कुछ ही देर बाद तीनों ओजिन के प्राइवेट चेंबर में पहुंच जाते हैं और रूम के बिल्कुल बीचों बीच वही कर्स रिपेलिंग वेपन रखा होता है जिसमें कभी रिको को भी रखा गया था जब ये पैदा हुई थी। और इसी रेलिक का यूज करके इसे सरफेस तक लेकर आया गया था। ओजिन अपनी विसल का यूज करती है और इस रेलिक को एक्टिवेट कर देती है और रिको को बताती है कि इसका नाम कर्स रिपेलिंग वेपन है। लोगों का मानना था कि इसके अंदर रखे गए क्रीचर्स और इंसान एबिस के कर्स से बच जाते हैं और मारे नहीं जाते, पर असली सच कुछ और ही होता है। दरअसल इस वेपन के अंदर रखा गया क्रीचर या इंसान बचता नहीं है, वो फिर भी मारा ही जाता है, बस दोबारा से जिंदा हो जाता है। ओजिन रिको की तरफ देखकर इसे बताती है कि जब रिको पैदा हुई थी तो ये पहले से ही मरी हुई थी, पर जैसे ही इसे इस वेसल के अंदर रखा गया ये दोबारा से जिंदा हो गई, यानी कि इसी रेलिक की वजह से दूसरी बार जिंदगी मिली थी। और कल रात जो रिको ने अजीब सा क्रीचर देखा था वो असल में कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो तो बस मेरा डिनर था। रिको और रेग हैरान रह जाते हैं कि भाई ये बोल क्या रही है, मैंने उस मीट को भी इसी वेसल के अंदर रखा था, इसी वजह से कुछ समय के लिए दोबारा से जिंदा हो गया और 6 घंटों के बाद दोबारा से मारा गया। ओजिन रिको से कहती है कि तुम भी बिल्कुल उस मीट की तरह ही हो, तुम भी पहले मर चुकी थी और इस वेसल की वजह से दोबारा जिंदा हो चुके हो। शायद एक दिन हो भी आएगा जब तुम अचानक से मर जाओगी। रिको घबरा जाती है। ओजिन की बातें सुनकर रेग को गुस्सा आ जाता है। बस करो, अब एक और शब्द मत कह देना, पीछे हट जाओ। रेग ओजिन पर हमला कर देता है लेकिन ओजिन अपनी जगह से हिलती तक नहीं है और अगले ही पल रेग को पकड़कर इतनी जोर से दीवार और जमीन पर पटकती है कि इसकी हालत खराब हो जाती है। रिको रेग की हेल्प के लिए आगे बढ़ती है लेकिन ओजिन बस हल्का सा फ्लिक कर दिया है और रिको भी दूर जाकर गिर जाती है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। रेग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने इंसिनरेटर को एक्टिवेट कर देता है और ओजिन इसके हाथ को पकड़ लेती है और इसके हाथ को दूसरी ओर मोड़ देती है जिसकी वजह से इस कैनन का निशाना सीधा रिको की तरफ हो जाता है। रेग घबरा जाता है नहीं, और आखिरी सेकंड में रेग अपनी पूरी जान लगाकर उस ब्लास्ट की डायरेक्शन को बदल देता है और ये एनर्जी ब्लास्ट रिको की जगह एक बड़े से पेड़ पर जाकर लग जाती है। ये देखकर ओजिन इंप्रेस हो जाती है और अपनी जबरदस्त ताकत से रेग को बुरी तरह से घायल कर देती है। रेग बेहोश हो जाता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो खुद को सबटरेनियन बैंडिट्स के सीक्रेट बेस पर पाता है। रिको भी यहीं पर होती है और मारुल की इन दोनों को लेकर आया होता है। ओजिन बताती है कि चिंता मत करो, ये सब कुछ बस एक टेस्ट था, मुझे बस सीखना था तुम दोनों एबिस के अंदर कितने समय तक सरवाइव कर पाओगे। रेग तुम काफी ज्यादा मजबूत हो पर तुम दोनों बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम एबिस के आर्मी जी सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम्हें सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है वरना तुम दोनों की दोनों मारे जाओगे। और जिस कब्र से लाइसा के व्हाइट वेसल और बाकी सारी चीजें मिली थी वो कब्र असल में खाली थी। ये सुनकर रिको के मन में एक बार दोबारा से उम्मीद जाग जाती है कि इसकी मॉम जिंदा है। ओजिन जाने से पहले रिको और रेग इन दोनों को एक नया टास्क देती है एक टेस्ट के रूप में और बोलती है कि इन्हें अगले 10 दिनों तक इस एबिस के आउटर एरिया में अपने खुद के दम पर सर्वाइव करना होगा। और ओजिन रेग से कहती है कि इस इंसिनरेटर का इस्तेमाल तब करना जब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचे ही ना, क्योंकि हर बार इंसिनरेटर चलाने के बाद तुम 2 घंटे तक बेहोश रहते हो और अगर किसी खतरनाक सिचुएशन में ऐसा हो जाता है तो तुम आसानी से मारे जा सकते हो। ओजिन की चाहते ही रिको और रेग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अब अगले 10 दिनों तक इन्हें बिना किसी की हेल्प के इस एबिस के अंदर खुद ही सर्वाइव करना होगा। इन्हें कुछ एक्वाटिक क्रीचर्स नजर आते हैं जिन्हें रुआनास कहा जाता है। रेग जहाँ रुआनास होते हैं वहाँ पास ही पीने का पानी भी मिलता है और इन्हें सच में ताजा पानी मिल जाता है। दोनों यहीं पर अपना एक छोटा सा कैंप बना लेते हैं। यहीं पर ओटोबा नाम का एक खतरनाक क्रीचर भी रहता है। ये क्रीचर अचानक से रिको पर हमला कर देता है और इसे ऑलमोस्ट निकलने ही वाला होता है लेकिन रेग किसी तरह से रिको की जान बचा लेता है और दोनों समझ जाती हैं कि इस तालाब के पास रहना खतरे से खाली नहीं और किसी दूसरी जगह जाने लगते हैं। कैंप लगाने के लिए दोनों आग चलाते हैं ताकि आराम से रात गुजार सकें और दूर से ओजिन और सब टेरेनियन बैंडिट्स इन पर नजर रखे हुए थे। इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर इन्हें एबिस के आर्मी से सर्वाइव करना है तो इन्हें किसी भी हालत में ओटोबा से भी निपटना सीखना होगा। इसी दौरान ओजिन को लाइजा की भी याद आती है। उस दिन में लाइजा को इसके बचपन में ट्रेन किया था और इसे वो पल भी याद आता है जब रिको का जन्म हुआ था। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और हर दिन रिको और रेग कुछ नया सीखते हैं और आखिरकार पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं और दोनों अपनी सर्वाइवल ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं और दोबारा से सीक्रेट कैंप लौट आते हैं। सब लोग साथ में डिनर करते हैं और खाना खाते हुए ओजिन इन्हें एबिस के बारे में एक जरूरी जानकारी देती है। तुम जितना ज्यादा नीचे जाओगे समय का बहाव उतना ही बदलता जाएगा। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी माँ को गए हुए 10 साल हो चुके हैं और क्योंकि हर एक लेयर के अंदर समय अलग तरह से बीतता है तो ऐसा पॉसिबल है कि लाइसा के लिए कुछ ही साल गुजरे हो। ये सुनकर रिको के मन में अपनी माँ से मिलने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर मेरी एक बात को याद रखना, जब तुम 5th लेयर में पहुंच जाओगे तो वहाँ ज्यादा समय तक मत रुकना और बाउंड रोड से बचकर रहना। उस दिन रिको से उस पेपर के बारे में भी पूछती है जिस पर लाइसा का वो मैसेज लिखा हुआ था और बताती है कि जिस पेपर के ऊपर वो मैसेज लिखा हुआ है वो भी एक रेलिक है। और जाने से पहले उस दिन रिको को लाइसा
लाइजा का एक खास रेलिक देती है। ये होता है ब्लेज रीप, लाइजा की एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी जो कि चौथी लेयर में नकली कब्र के पास मिला था। ये पहले जैसा मजबूत नहीं रहा और अगर इसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है तो ये टूट भी सकता है। इसी वजह से रिको से कहती है कि इसे ध्यान से यूज करना, अगर तुम्हारा इंसिनरेटर काम ना करे तो ही इसका यूज करना। एक ऑल्टरनेट के तौर पर तुम जितना ज्यादा नीचे जाओगे तुम्हें उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मारे जाओगे। कुछ देर बाद मारुल्क और सबटेरेनियन बैंडिट्स और ओजिन रिको और रेक को इन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं। रेक और रिको भी इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें गुड बाय कहते हैं। ओजिन इन्हें जाते हुए देखती है और रिको को देखते ही इसे लाइजा की याद आ जाती है और उस वादे को याद करती है जो ओजिन ने बहुत समय पहले लाइजा से किया था कि जब सही समय आ जाएगा तो रिको की हेल्प करेगी। रिको और रेक अपने सफर को जारी रखते हैं और दोनों ग्रेट फॉल्ट के पास पहुंच जाते हैं। इस जगह को देखकर रेक भी हैरान रह जाता है क्योंकि इसके सामने एक बहुत विशाल खाई होती है। रिको बताती है कि द ग्रेट फॉल्ट के अंदर बहुत सारी आपस में जुड़ी हुई केव्स बनी हुई हैं और केव डाइवर्स इन्हीं गुफाओं का यूज करके नीचे उतरते हैं ताकि ऊपर उड़ने वाले खतरनाक क्रीचर्स से बचा जा सके। रेक अपनी आर्म का यूज करता है और बहुत संभल कर रिको को पकड़कर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। कुछ देर बाद ये एक ऐसी गुफा में पहुंच जाती हैं जहां दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा जहाज फंसा हुआ होता है। यहाँ हमें कुछ रेलिक्स मिल सकते हैं, चलो ढूंढते हैं। इस शिप के अंदर जाने लगती है रेलिक्स की तलाश में, पर तभी इन्हें पता चलता है कि ये शिप असल में एक खतरनाक क्रीचर का घोंसला है। अगले ही पल ये क्रीचर इन पर हमला कर देता है। रेक अपना इंसिनरेटर निकाल लेता है। रिको पीछे हट जाओ और जैसे ही रेक इंसिनरेटर को फायर करता है ये क्रीचर यहीं पर मारा जाता है। पर इस पावरफुल ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक गूंज उठती है जिसकी वजह से वही क्रिम्सन स्प्लिट जॉ दोबारा इनके पीछे पड़ जाता है जिसे कि हमने इस सीरीज की स्टार्टिंग में देखा था और कुछ ही देर में दोनों बुरी तरह से फंस जाते हैं। आबी का रास्ता बंद होता है और पीछे से क्रिम्सन स्प्लिट जॉ इन्हें जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और एक पतली सी गुफा में फंस जाता है। इंसिनरेटर यूज करने की वजह से रेक कभी भी बेहोश हो सकता है लेकिन फिर भी आखिरी पल तक रिको को बचाने की कोशिश करता जाता है। आखिर में दोनों पास की एक गुफा में गिर जाते हैं और किसी तरह से इससे बच निकलते हैं। कुछ समय के बाद रेक बेहोश हो जाता है। रिको को भूख लगने लग जाती है। रिको रेक को लेकर खाने की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते अचानक से इसे एक काफी जरा मीठी खुशबू आती है। रिको इस खुशबू का पीछा करती है पर अगले ही पल एक अजीब सा क्रीचर इससे पूरी तरह से निकल जाता है। रिको अमाकागामे नाम के इस क्रीचर के अंदर फंस जाती है जो कि असल में एक बहुत बड़े विशाल पेट के जैसा क्रीचर होता है। रिको डर जाती है और अगर इसने जल्दी नहीं की तो इसके पेट के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगी। रिको तुरंत अपना वेपन बाहर निकालती है और क्रीचर के अंदर से ही इसे काटना शुरू कर देती है और रिको इसके पेट से बाहर आ जाती है। लेकिन अमाकागामे के पेट की ये मीठी खुशबू इसके शरीर पर लग जाती है जिसकी वजह से इस लेयर के ये छोटे छोटे चूहे रिको पर टूट पड़ते हैं। रिको किसी तरह से इन सभी से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ जाती है। भागते भागते रिको एक ऐसी गुफा में पहुंच जाती है जहां का रास्ता ऊपर की ओर जा रहा होता है। पर जैसे ही रिको अब ऊपर चढ़ना शुरू करती है तो तीसरी लेयर का कर्स एक्टिवेट हो जाता है। सीढ़ियां चढ़ते ही इसे चक्कर आने लगते हैं, इसे उल्टी आने लगती हैं और इसे हालुसिनेशंस होने लगते हैं। इसे अपनी ऑर्फनेज के सभी दोस्त ओजिन, मारुल्क, शिगी, यहाँ तक कि अपनी मॉम लीजा तक दिखाई देने लगते हैं। इसे समझ ही नहीं आता कि क्या रियलिटी है और क्या भ्रम है। रिको को सभी लोग दिख जाते हैं और रेक दिखाई नहीं दे रहा होता और इस भ्रम से बाहर आ जाती है। रेक इसके कंधे पर होता है पर हालुसिनेशंस की वजह से इसे इस चीज के बारे में रियलाइज नहीं होता है। रिको तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। तभी रेक को होश आता है पर तभी ये क्रिम्सन स्प्लिट जॉ इनके पास पहुंच जाता है। रेक इसका सामना करने की कोशिश करता है और इस बार ओजिन के द्वारा दिया गया उस ब्लेज रीप का यूज करके इसकी बैंड बजा देता है। स्प्लिट जॉ यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद दोनों नीचे वाली एक गुफा के अंदर अपना कैंप लगाते हैं और यहाँ से इन्हें चौथी लेयर दिखाई देती है जिसे गॉबलेट ऑफ जायंट्स कहा जाता है। कुछ समय तक आराम करने के बाद रिको और रेक चौथी लेयर की तरफ उतरना शुरू कर देते हैं। नीचे पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि ये जगह इनकी सोच से बिल्कुल अलग है। चारों ओर बहुत बड़े बड़े बाउल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें गर्म पानी भरा हुआ होता है। यहाँ का वातावरण हद से ज्यादा ह्यूमिड होता है। इन सभी बाउल जैसी डिस्क के अंदर हमेशा गर्म पानी फ्लो होता रहता है। हर चीज को ध्यान से देखते हुए दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और तरफ फॉग छा रखी होती है और तभी रेक को कोहरे के पीछे से किसी बड़ी सी चीज का साया दिखाई देता है और जैसे ही फॉग हट जाती है तो इनके सामने एक बहुत बड़ा जायंट क्रीचर खड़ा होता है। रिको इसे देखते ही डर जाती है। रेक हमें भागना होगा, ये ऑर्ब पियर्सर है। ये एक बहुत ही खतरनाक टेरिटोरियल क्रीचर होता है। इसके कांटे बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, स्टील तक को आराम से छेद सकते हैं और इसके कांटों में एक जानलेवा जहर भी होता है। ये सुनते ही रेक भी डर जाता है और बिना देर किए रिको को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ऑर्ब पियर्सर इन्हें आसानी से पकड़ लेता है और अपना एक कांटा सीधा इनके बैग पर मार देता है। इस हमले की वजह से ब्लेज रीप वेपन इनसे बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। रेक अपने पास से एक अम्ब्रेला रेलिक को बाहर निकालता है, इसका इस्तेमाल करता है ताकि ऑर्ब पियर्सर के कांटों से बच सके। पर इस क्रीचर के कांटे इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि इसकी अम्ब्रेला को छेद देते हैं। रेक समझ जाता है कि अगर अभी इन्हें बचना है तो किसी भी हालत में ब्लेज रीप को वापस हासिल करना होगा। पर जैसे ही रिको की तरफ देखता है तो इसके होश उठ जाते हैं। ऑर्ब पियर्सर का एक कांटा रिको के हाथ को पूरी तरह से छेद चुका होता है और इसके इस कांटों का जहर रिको के शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। अब रेक के पास रिको को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इसे लेकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है ताकि किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच सके इस ऑर्ब पियर्सर से दूर। पर जैसे ही ऊपर बढ़ता है रिको के ऊपर एबिस के कर्स का और भी बुरा असर पड़ने लगता है। इसकी काफ से बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है और जहर की वजह से इसकी हालत और भी ज्यादा खराब
तरफ बिछाती है। इसका हाथ फूल कर गुब्बारे की जैसा हो जाता है जिसके अंदर जहर भरा हुआ है। दर्द से तड़पते हुए रिको रेग से कहती है कि तो अगर जहर को रोकना है तो तुम्हें मेरे हाथ को काटना होगा, पर रेग इस काम के लिए मना कर देता है। नहीं रिको, मैं तुम्हारा हाथ नहीं काट सकता। रिको की आंखों से खून बहने लगता है, लेकिन रिको की जान बचाने की मजबूरी में इसके हाथ को तोड़ देता है ताकि इसे काटना आसान हो जाए। पर जैसे ही इसके हाथ को काटने के लिए चाकू उठाता है तो इसके हाथ कांपने लगते हैं। इसे मालूम होता है कि जहर की वजह से इसका हाथ बुरी तरह से सूज चुका है और अगर इसने जल्दी ही इसके हाथ को नहीं काटा तो ये जहर इसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा और रिको मारी जाएगी। रेग बार बार हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है इसके हाथ को काटने के लिए, पर चाकू चला ही नहीं पाता है। तभी अचानक से रिको की सांसें रुक जाती है। Rico. Rico. Open your eyes, Rico. Rico. तभी एक अजीब सा खरगोश जैसा क्रीचर यहाँ पर आ जाता है। कहता है कि इसे सीपीआर दो। रेग इसकी बात को ध्यान से सुनता है और इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रिको को सीपीआर देने लगता है और ये काम कर जाता है। रिको की सांसें वापस चलने लगती हैं और रिको के थोड़ा स्टेबल होते ही रेग इसे उठाकर इस खरगोश जैसे क्रीचर के हाइड आउट में लेकर चला जाता है। रास्ते में रेग को डर लगता है कि कहीं ऊपर चढ़ने की वजह से रिको को दोबारा से एबिस का कर्ज ना लग जाए और इसकी हालत और खराब ना हो जाए। और एक क्रीचर बताता है कि इसके हाइड आउट में कर्ज का कोई असर नहीं होता है। नानाची बिना टाइम वेस्ट किए रिको का इलाज करना शुरू कर देती है और इलाज करते हुए रेग को बताती है कि जब से रिको और रेग गॉबलेट ऑफ जायंट्स में आए हैं, यानी कि इस लेयर के अंदर तब से चुपके से ही मैं देख रही थी और इनकी सारी बातें भी सुन रही थी। नानाची दवाई लगाती है और रिको के हाथ का ऑपरेशन करती है और इसके घाव पर टांके लगा देती है। तभी रेग को पास वाले कमरे से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब इसके बारे में पूछता है तो नानाची बताती है कि वो उसके रूममेट है। कुछ देर बाद वो रेग को उससे मिलवाती है। उस क्रीचर का नाम मिट्टी होता है और ये मिट्टी भी एक हॉलो है। रेग ने आज इससे पहले हॉलोज के बारे में कभी नहीं सुना होता, इसलिए पूछता है कि भाई ये हॉलोज होते क्या है। नानाची समझाती है कि 6th लेयर से ऊपर आने की कोशिश करने पर इंसान या तो तुरंत ही मारे जाते हैं या अपने इंसानियत खोकर हॉलो बन जाते हैं, बिल्कुल मेरी रूममेट मिट्टी की तरह। लेकिन मैं खुद एक बहुत ही रेयर एक्सेप्शन हूँ, इसी वजह से मेरे साथ बाकी लोगों जैसा नहीं हुआ। रेग को कुछ चीजें लाने के लिए बेच देती है। रिको के इलाज में काम आने वाले होते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके खुद के डिनर के लिए चाहिए रहते हैं। रेग सभी चीजों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले ये डेमन फिश को पकड़ता है, ब्लैक एग्स को भी लेकर आता है और एक पेड़ पर चढ़कर पीले रंग की घास को भी इकट्ठी करता है और एक अजीब से हैमस्टर जैसे क्रीचर को भी पकड़ लेता है जिसके ऊपर बैंगनी रंग के मशरूम्स उगे होते हैं। काफी मेहनत करने के बाद रेग सारा सामान लेकर हाइड आउट पहुंच जाता है। नानाची तुरंत ही इलाज करना शुरू कर देती है और इन पैरासिटिक पर्पल वाटर मशरूम्स को रिको के हाथ पर लगा देती है ताकि इसके अंदर जमा हुआ ये सारा जहर बाहर निकल सके और घाव सड़ने ना पाए। और बाकी सारा सामान किसमें था? हाँ, दरअसल वो मेरे डिनर के लिए था। अगर मैं थोड़ी और देर करता तो तुम्हारे डिनर के चक्कर में रिको की जान बचा सकती थी। तुम पागल हो। नानाची इसे शांत करवाती है कि भाई मरी तो नहीं ना कम से कम पशुजाब, और इसे रिको के कपड़े धोने के लिए नदी के पास भेज देती है। रेग रिको के कपड़े लेकर हाइड आउट से बाहर निकलता है और रास्ते में इटरनल फॉर्च्यून्स नाम के एक खूबसूरत फूलों के नजारे से गुजरता है। ये नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तभी रेग को याद आता है कि एक बड़े से पत्थर के सामने खड़ा था जिसके ऊपर ब्लेज रीप रखा हुआ था। इसके सामने लाइजा खड़ी होती है और रेग इससे कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। दरअसल ये एक फ्लैशबैक होता है और रेग का लाइजा के साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। इस तरफ हाइड आउट के अंदर रिको अभी भी बेहोश होती है। मिट्टी धीरे धीरे इसके पास आती है और इसके ऊपर चढ़ जाती है। एक पल के लिए ऐसे लगता है कि शायद मिट्टी रिको को नुकसान पहुंचा रही है, पर नानाकी बताती है कि मिट्टी बिल्कुल हार्मलेस है और शायद मिट्टी इसी वजह से रिको से इतनी ज्यादा अटैच हो चुकी है क्योंकि दोनों की एज एक जैसी ही है, यानी कि 12 साल। जी हाँ गाइस, ये क्रीचर पहले एक लड़की हुआ करती थी और अब एक हॉलो में बदल चुकी है और इसकी बुद्धि का विकास अभी भी एक 12 साल की लड़की के जैसा ही है। इसके बाद नानाची रेग को एक अजीब सा काला सूप पीने के लिए देती है। रेग इसे पीने के लिए हिचकिचाता है और फिर हिम्मत करके इसे पी ही डालता है। खाना खाने के बाद रेग और नानाची रेलिक्स के बारे में बात करते हैं। कल मैं तुम्हें एक ऐसा रेलिक दिखाऊंगी जो कि तुम्हें एबिस के कर्ज का असली राज समझने में मदद करेगा। अगली सुबह नानाची इसे उस रेलिक को दिखाने के लिए ले जाती है जिसके बारे में इसने बात की थी। इस पतले से कपड़े जैसे रेलिक का नाम होता है फोर्स वीव और बताती है कि कर्ज हर जगह इक्वल नहीं होता है। जब कोई इंसान एक लेयर को पार करके ऊपर चलता है अब सिर्फ एक बार ही कर्ज उसकी बॉडी पर असर करती है और एबिस के अंदर एक तरह का अदृश्य फोर्स फील्ड फैला हुआ है और हर जिंदा चीज इसी फोर्स फील्ड के बीच रहती है। कोई भी इंसान या जानवर एबिस के सेंटर से जितना भी दूर होता है कर्ज का असर उतना ही कम होता जाता है। इसी वजह से मेरा हाइड आउट इतना ज्यादा सुरक्षित है और यहाँ एबिस तक कर्ज काम नहीं करता है। और नानाची ऑब्स पियर्सर के बारे में भी एक जरूरी बात बताती है और बताती है कि वो क्रीचर अपने दुश्मन की मूवमेंट्स को इसलिए पहले ही समझ लेता है क्योंकि वो क्रीचर इस फोर्स फील्ड को देख सकता है और हॉलो बनने के बाद मैं खुद भी इस फोर्स फील्ड को देख सकती हूँ। इसी वजह से रेग को थोड़ा सा ट्रेन करने का फैसला करती है ताकि ये भी समझ सके कि एक ऑब्स पियर्सर किस तरह से हमला करता है। ट्रेनिंग के दौरान अचानक से रेग को किसी के हेल्प के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक ब्लैक विसल केव डाइवर के ऊपर एक ऑर्ब पियर्सर हमला कर रहा होता है। रेग बिना सोचे समझे इसकी हेल्प के लिए दौड़ पड़ता है और नानाची एक पोर्टेबल ईयरफोन की थ्रू रेग को बताती जाती है कि ऑर्ब पियर्सर के हमलों से कैसे बचना है और इस पर कैसे हमला करना है। रेग इसकी हर एक बात को ध्यान से सुनता है और सही मौका देखते ही अपने इंसिनरेटर को फायर करता है।
इस हमले की वजह से ऑर्ब पियर्सर घायल हो जाता है और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और इस ब्लैक विसल डाइवर की जान बच जाती है। रेग इस डाइवर से एक रिक्वेस्ट करता है, अगर आप सरफेस तक पहुंच सके तो प्लीज जीरो को इतना जरूर बता दीजिएगा कि रिको और रेग अपने सफर पर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और बिल्कुल सही सलामत है। ठीक है बच्चे, अगर ऊपर सही सलामत जा पाया तो बता दूंगा। रेग हाइड आउट पर वापस आ जाता है और नानाची का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग की वजह से ये ऑर्ब पियर्सर का सामना कर पाया। और रेग का इंसिनरेटर देखने के बाद नानाची रेग से कहती है कि क्या तुम प्लीज मेरा एक काम कर सकते हो क्या? हाँ क्यों नहीं, बोला तो तुम जो भी कहोगी मैं वो करूंगा। और नानाची धीरे से इससे कहती है, प्लीज मिटी को मार दो, प्लीज उसे आजाद कर दो। ये बात सुनते ही रेग हैरान रह जाता है, पर तभी इंसिनरेटर इस्तेमाल करने की वजह से इसकी आंखें बारी होने लगती हैं और रेग धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। नानाची इसे घसीट कर लेकर जाने लगती है। काफी समय पहले नानाची एक आम इंसान हुआ करती थी और एक काफी ज्यादा गरीब देश की स्लम्स में रहा करती थी और भी काफी सारे गरीब बच्चों के साथ एक दिन देखती है कि सभी बच्चे बाहर की तरफ जा रहे हैं। नानाची भी इनका पीछा करती है। इनके सामने एक व्हाइट फेसल खड़ा होता है। ये बंदा अपना नाम गॉन्ड्रूफ बताता है। गॉन्ड्रूफ सभी बच्चों से कहता है, अगर तुम में से कोई भी हिम्मत रखता है और इसका सामना करना चाहता है तो मैं अपने सफर पर मेरे साथ चल सकता है। सभी बच्चे इसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं और नानाची भी मान जाती है। और सफर के दौरान ही नानाची की मुलाकात मिट्टी से होती है जो कि पहले एक इंसान हुआ करती थी। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मिट्टी बताती है कि इसका सपना एक दिन व्हाइट विसल कीफ डाइवर बनने का है। नानाची मुस्कुराकर कहती है, अब जो भी होगा कम से कम पहले से अच्छा ही होगा। कुछ समय के बाद तीनों फिफ्थ लेयर पर बने हुए ईडो फ्रंट के पास पहुंच जाते हैं। इन सभी को चेतावनी दी जाती है कि कोई भी बच्चा 10 मीटर से ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे, नहीं तो एबिस के कर्स का असर होना शुरू हो जाएगा। गॉन्ड्रूफ एक एक करके सभी बच्चों को अपने पास बुलाने लगता है और आखिर में सिर्फ नानाची और मिट्टी ही बचते हैं। एक रात गॉन्ड्रूफ कमरे में आता है और मिट्टी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। नानाची चुपके से इसके पीछे चली जाती है। इसे गॉन्ड्रूफ की बातें सुनाई देती हैं। गॉन्ड्रूफ अपने आदमियों से कह रहा होता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स ये कर रहा है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर नानाची घबरा जाती है कि भाई ये कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ये बंदा इन सभी बच्चों के ऊपर। इसे मिट्टी की चिंता होने लगती है। ढूंढते ढूंढते इसे मिट्टी मिल जाती है जो कि एक बड़े से कंटेनर के अंदर बंद होती है। इससे पहले कि नानाची कुछ समझ पाती, गॉन्ड्रूफ इसके पीछे आ जाता है। नानाची की भी बारी आ चुकी है। नानाची को भी मिट्टी के बोतल में ही रखे हुए कंटेनर में बंद कर दिया जाता है और गॉन्ड्रूफ इन दोनों को बताता है कि ये कंटेनर्स असल में एलिवेटर्स हैं जो कि छठी लेयर तक जा सकते हैं। छठी लेयर रिसर्च के लिए एक परफेक्ट जगह है बच्चियों, क्योंकि वहाँ पर असेंशन तकर्स इंसानी शरीर पर सबसे ज्यादा असर करता है। छठी लेयर से ऊपर चढ़ते हुए या तो इंसान मर जाता है या अपनी इंसानियत को हमेशा के लिए खो देता है। नानाची और मिट्टी समझ जाते हैं कि इन्हें 6th लेयर तक लेकर जाया जाने वाला है। लोग टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं और ये गॉन्ड्रूफ देखना चाहता है कि छठी लेयर का इंसानों के शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये एलिवेटर्स नीचे जाने लगते हैं और इनकी लाइफ का सबसे डरावना सफर शुरू हो जाता है। कुछ ही देर बाद एलिवेटर 6th लेयर तक पहुंच जाता है। नीचे उतरते ही दोनों घबरा जाते हैं। इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता ये गॉन्ड्रूफ इनके साथ क्या करने वाला है। नानाची अपने सामने एक खतरनाक से क्रीचर को दिखती है और इसे देखकर शॉक्ड रह जाती है कि भाई ये क्या है। मिट्टी इसे शांत करने की कोशिश करती है। नानाची तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे लिए मैं कर्स को भी सहन कर लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और अगर मैं अपनी इंसानियत खो देती हूँ तो प्लीज मुझे मार देना। ये सुनकर नानाची और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि चुप करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब नीचे जाने के बाद ये एलिवेटर दोबारा से ऊपर जाने लगता है और जैसे ही दोनों 6th लेयर से ऊपर जाने लगते हैं असेंशन का कर्स काम करने लगता है। नानाची धीरे धीरे अपने हॉलो वाले रूप में बदलने लगती है और मिट्टी के साथ इससे भी ज्यादा खौफनाक चीज हो जाती है। इसकी पूरी बॉडी से खून बहना शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि जोर जोर से चिल्लाने लगती है और आखिर में रोते हुए नानाची से कहती है कि प्लीज मुझे मार डालो। और देखते ही देखते मिट्टी इस क्रीचर में बदल जाती है। नानाची ये सब देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। ये चाहकर भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की कोई मदद नहीं कर पाई। जब दोनों वापस ऊपर पहुंचते हैं तब गॉन्ड्रूफ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या बात है, इस बार कर्ज का ज्यादातर असर मिट्टी के ऊपर हुआ है। लगता है इसने चांग पूछकर पूरे कर्ज को अपने ऊपर लिया। इसी वजह से इस दूसरी लड़की की जान बच गई। और बताता है कि मिट्टी अब मर नहीं सकती है, उसके अंदर इतनी ज्यादा रीजनरेशन पावर आ चुकी है कि ये कभी मर ही नहीं सकती है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और नानाची इसे ये सारी कहानी बता रही होती है। गॉन्ड्रूफ के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मिट्टी अब अमर बन चुकी है। ईडो फ्रंट से भाग जाने के बाद मैंने मिट्टी को चांस से मारने के लिए और उसे आजाद करने के लिए न जाने कितने सारे तरीके अपनाए और हर बार मिट्टी दोबारा से ठीक हो जाती थी उसकी रीजनरेशन पावर्स की वजह से। इसी वजह से वो ऐसे ही तड़पती रही और इसी खौफनाक से क्रीचर के रूप में आज तक तड़पती रही है। रेग समझ जाता है कि इसी वजह से नानाची ने इससे मिट्टी को जान से मारने के लिए कहा था। रात हो जाती है। नानाची मिट्टी को एक कहानी सुनाती है। कहानी सुनते सुनते मिट्टी धीरे धीरे सो जाती है और अगली सुबह नानाची दोबारा से रेग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मिट्टी को मार डालो। वो उस शरीर में तड़प रही है और रेग भी इसके लिए मान जाता है, पर बेचारा रेग भी बहुत ही सारा दुखी होता है और ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके बाद नानाची मिट्टी को उठाकर एक शांत सी जगह पर ले जाती है और इसके आसपास इसके सभी खिलौनों को भी रख देती है। रेग इंसिनरेटर चलाने की तैयारी करता है, पर तभी नानाची इस रुकने के लिए कहती है, एक सेकंड रेग। नानाची आखिरी बार मिट्टी को गले से लगाती है। मुझे माफ कर देना, मिट्टी को मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। नानाची धीरे से पीछे हट जाती है। रेग भी रोने लगता है और हिम्मत करके अपने इंसिनरेटर को फायर कर देता है और मिट्टी को जान से मार देता है। ये काम एक झटके में ही हो जाता है ताकि मिट्टी को ज्यादा पेन ना हो, पर मिट्टी के जाने के साथ इसकी सारी तकलीफ
तकलीफ भी खत्म हो जाती है। ननाची बूट फूट कर रोने लगती है। बेचारी यार इंसिनरेटर यूज करने की वजह से रेक भी बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी के दौरान इसे एक सपना दिखाई देता है। इसके सामने लाइजा खड़ी होती है और इसे खाना ऑफर करती है और जैसे ही अपनी आंखें खुलता है तो देखता है कि रिको को होश आ चुका है और ननाची के साथ खाना बना रही है। ये सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और रिको का बनाया गया खाना ननाची को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी खाना खाते हुए रिको को मिट्टी की याद आती है कि भाई मिट्टी कहाँ पर गई? ननाची हो तुम्हारी रूममेट कहाँ है? ये सुनकर ननाची थोड़े समय के लिए चुप हो जाती है। तुम्हें मिट्टी के बारे में कैसे पता चला? हाँ, दरअसल जब मैं बेहोश हो गई थी तो मैंने एक डरावना सपना देखा था। उस सपने के अंदर मुझे किसी की प्रेजेंस फील हुई। मुझे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो मुझसे हेल्प मांग रही थी पर तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे उस लड़की की सोल को आजादी मिल चुकी है। तभी मेरी आंखें खुल गई। अगले दिन ननाची रिको और रैक को एक हॉट स्प्रिंग में लेकर जाती है और बताती है कि इस गर्म पानी की वजह से रिको का शरीर और भी ज्यादा जल्दी रिकवर कर सकता है। रैक भी इसके साथ हॉट स्प्रिंग में चला जाता है। ननाची रिको के हाथ पर लगे हुए उन पैरासिटिक मशरूम्स को भी हटा देती है। रैक इसके हाथ को देख कर गिल्टी भी करता है और रिको से माफी मांगता है। मुझे माफ करती ना रिको, ये सब मेरी वजह से ही हुआ। पर रिको इसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुमने जो कुछ भी किया है रैक, मेरी जान बचाने के लिए किया था। तुम्हारा शुक्रिया। और कुछ की देर में रिको का हाथ पे ठीक हो जाता है। रिको ननाची से रिक्वेस्ट करती है कि तुम हमारे साथ चलो लाइसा को ढूंढने के लिए। ननाची सोचती है और इनके साथ चलने के लिए मान जाती है। हाइडआउट को छोड़ने से पहले तीनों अपने अपने सफर के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर लेते हैं और एक गुब्बारे को ऊपर सरफेस की तरफ भेजते हैं इस उम्मीद में कि सरफेस तक पहुंच जाएगा। और कुछ ही देर बाद ये बैलून सच में सरफेस के पास पहुंच जाता है और नेट और शिकी को मिल जाता है और इस मैसेज को देखकर समझ जाते हैं कि रिको और रैक बिल्कुल सही सलामत है। और 5वें लेयर के ईटा फ्रंट के अंदर मौजूद पॉन्ड रोड एक बोर्ड के ऊपर मिट्टी और ननाची के लाइफ सिग्नल्स को देख रहा होता है। मिट्टी का लाइफ सिग्नल हमेशा के लिए बुझ जाता है और समझ जाता है कि ननाची ने मिट्टी को आजाद कर दिया है और इसे लगता है कि अब ननाची मिट्टी का बदला लेने इसके पास